यूपी टेट के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम संस्कृत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेने वाले हैं और ये संस्कृत की पहली क्लास होने वाली है। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से आपके यूपी टेट के 20 दिन बचे हुए हैं और इन 20 दिनों में दोस्तों इसी तरीके की 20 संस्कृत की क्लास लेंगे और आपके यूपी टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 20 क्लास से देखने के लिए मिल जाएंगे। और ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं रहने वाली है, क्लास करीब 20 मिनट के आसपास की होती है। तो आप सब लोग क्लास को ज़रूर देखिए और पूरी तरीके से यकीन मानो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो हमने टेट के 11 एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और जिसमें हमारा जो बेस्ट स्कोर है वो 127 नंबर का रीट में देख सकते हो। और यूपी टेट में भी हमारे 116 नंबर हैं, जबकि सी टेट में 120 नंबर है। सी टेट में 120 ये हैं और यूपी टेट, एमपी टेट, ये सारे ये टेट हमने क्वालिफाई किए हैं। ये यूपी टेट का हाईएस्ट स्कोर है। तो आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो हमारे ऊपर, क्योंकि हमने जो एक बार नोट्स बना लिए और उन्हीं एग्जाम्स को पढ़कर हम देने जाते थे उन्हीं नोट्स को पढ़कर हम एग्जाम देने जाते थे और बहुत अच्छा स्कोर हो जाता था। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये 2019 का है। तो ये 2019 में हमने अपना नोट्स बनाया था। कुछ इस तरीके का साइकोलॉजी का नोट्स है। तो अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर देना और आपको इन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ये हैंडरेटेड नोट्स हैं, इनकी भी मिल जाएगी। और ये ईवीएस कंप्लीट है, देख सकते हो यहाँ पे सीडीपी पूरी कंप्लीट है। इन सारे नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिनके लिए बहुत मामूली से चार्ज देना होगा और बहुत अच्छे तरीके से 10 दिन में भी आप इनको पढ़ के अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हो। चूँकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए हम अपने विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके मन में अंदर से घबराहट हो रही हो कि हमारा कहीं एग्जाम ना निकला तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको लग रहा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। पूरी तरीके से हमारा गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सब चीज़ें गाइड करते रहेंगे। बस एक चीज़ कहेंगे कि अंतिम दिन है, इसलिए अपना स्टडी मटेरियल बदलिए मत। और अगर आपके पास अभी तक स्टडी मटेरियल है ही नहीं, या आपको लगता है हमारी तैयारी बहुत निम्न दर्जे की हुई है, तो फिर आप इन नोट्स को ले सकते हो। सिर्फ 200 रुपये में आपको ये सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, तो फिर आप इनको लेके बार बार इन्हीं को रिवाइज करते रहना, जिससे कि आपका यूपी टेट जरूर निकल ही जाएगा। तो संस्कृत की पहली क्लास है, जैसा कि 20 दिन बचेंगे और 20 दिनों तक हम यहाँ 4 सब्जेक्ट की क्लास डेली देने वाली हैं। एक तो सीडीपी की क्लास डेली आएगी, इसके अलावा आपको हिंदी की क्लास मिलेगी डेली, और ईवीएस की क्लास भी मिलने वाली है, और एक आपकी संस्कृत। इन 4 सब्जेक्ट की क्लास डेली मिलने वाली है। मैथ्स की अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको इन 4 सब्जेक्ट की भी बाधित हो जाए, इसलिए मैंने कहा मैथ्स को अभी पोस्टपोन करते। ये 4 अच्छे तरीके से तैयारी करा देंगे इन 4 सब्जेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं हम संस्कृत। तो संस्कृत जो शब्द है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा संस्कृत शब्द कहाँ से निकला। तो संस्कृत शब्द जो है एक क्र धातु है। क्र धातु में सम उपसर्ग लगा हुआ है और त्व प्रत्यय लगा है। तो क्र धातु में सम उपसर्ग और त्व प्रत्यय लगाने से संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा भी है, संस्कृत शब्द क्र धातु में सम उपसर्ग व त्व प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध अथवा पवित्र। मतलब संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या? शुद्ध अथवा पवित्र। और कुछ लोग यहाँ पे संस्कारवान भी बताते हैं, संस्कारवान। अब संस्कृत वर्णमाला हम शुरू करते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी हम पढ़ाएंगे टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, जो बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में आया है और जो आने के चांस है वही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास थ्योरी पढ़ने का, और उतने ही पढ़िए जो क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये वही चीज़ें हैं जो कि आप देख भी सकते हो। तो संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वरों को पढ़ते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हम प्रत्याहार आगे पढ़ाएंगे, जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत बनाए जाते हैं, पाणिनि ने बनाए। तो अच की परिभाषा स्वयं राजन्ते इत स्वरा, मतलब जो स्वयं राज करें उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वरों के उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसी तरीके से थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, बार बार रिपीट करके भी पढ़ाते हैं और ज़्यादा समय ना व्यर्थ हो, इसलिए इस तरीके को मैंने अपनाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी तारीफ करते हैं, उन सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। अब संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अगर बात करी जाए तो स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि हिंदी में आपकी ये 11 मानी गई है। तो संस्कृत में 9 है। कौन कौन से 9 है ये देख सकते हो, आ ई उ ऋषि ल ए ऐ ओ औ, ये 4 हैं, सॉरी ये 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लो। अच किसे कहा जाता है? स्वरों को। मूल स्वर आपके 5 हैं, आ ई
उ ऋषि ल, जबकि हिंदी में 4 हैं आ ई उ ऋषि, यहाँ पे संस्कृत में ल जुड़ जाता है नया। संयुक्त स्वर 4 हैं ए ऐ ओ औ, लेकिन आते कैसे हैं ए ओ ऐ औ, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे हमने ये जो संयुक्त स्वर हैं इनको किस तरीके से मिला के लिखते हैं ये भी हमने लिख दिया। एक किन के वर्डों, ए जो है ए आ और ई से मिलकर बना है ए, आ ई ए। यहाँ पे एक ट्रिक से भी कर सकते हो, आई ए मतलब आ ई ए। आ उ ओ होता है और आ ए अगर मिलेगा तो ऐ होगा, आ ओ मिलेगा तो औ होगा, ठीक। और एक चीज़ और दिखा देते हैं, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आता नहीं है, ये चीज़ें हिंदी के लिए हम बता रहे हैं। छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी होता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, ये हिंदी में होता है। ये सजाती स्वर हैं, ये बजाती स्वर हैं, ठीक। ऐसे एक याद कर लो, आइए आइए आइए, आ और ये मिलकर ए बन गया। अब देखो जब ऐ को बनाना हो तो हम पता क्या करेंगे, तो आ और ई की जगह पे छोटा ए, ये वाला है, ये ई की जगह पर रख लेंगे तो ऐ हो जाएगा। और एक याद कर लो, आओ आओ आओ, ऐसे हमने याद कर लिया आइए आओ, तो आ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर बड़ा ओ औ बनाना होगा तो आ और ऊ की जगह औ कर दो, ओ कर देंगे, ये छोटा वाला तो औ बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहना। और हाँ, अगर आपको इनकी सबकी पीडीएफ चाहिए, सबकी पीडीएफ, ये सभी नोट्स वगैरह जो रखे हैं, ये सुपर टाइट के भी नोट्स हमारे पास, लेकिन यूपी टाइट हो जाए उसके बाद आपकी सुपर टाइट की तैयारी हम चालू कराएंगे। हाँ तो मैंने बता दिया कि नोट्स और ये सारी पीडीएफ सब कुछ चाहिए आपको तो सिर्फ 200 रुपीज़ पे करने हैं इस नंबर पे, ये देख सकते हो। बाकी आपको सभी कोर्स में आपको डाल दिया जाएगा। चलो अब हम स्वरों के भेद पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये वही है हिंदी वाला, तो आपको ये हिंदी में सारी चीज़ें मदद करती हैं, क्योंकि ये हिंदी में संधि समास और ये वर्णमाला ये सब संस्कृत में सेम मिल जाती हैं, इसीलिए कई लोग इंग्लिश को नहीं लेते हैं। तो स्वरों के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता, एक मात्रा वाला होता है। दीर्घ को द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक। और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं, क्या त्रिमात्रिक। और ह्रस्व स्वर का एक और नाम है, इन्हें लघु स्वर कहा जाता है। लघु स्वर, लघु का मतलब छोटा होता तो लघु स्वर। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं, गुरु का मतलब बड़ा होता है, बड़ा। हाँ इतना ही है, प्लुत का नहीं है तीसरा नाम। तो ह्रस्व स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितना सरल है, एक मात्रा का समय बस। ये 5 आपके ह्रस्व स्वर हैं, आ ई उ ऋषि लरा, जबकि हिंदी में लरा हटा दोगे तो 4 हो जाएंगे। दीर्घ स्वर के बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका बिल्कुल भी समय खराब हो। और बस यह है कि आपको समझ में तो आता ही है, जहाँ कठिन होता वहाँ पे मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ खुद से। तो दीर्घ स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब कौन से दीर्घ स्वर ये है, आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, यही है बस। हमने सबने वर्णमाला में पढ़ रखे हैं। प्लुत स्वर क्या है, जिन स्वरों को उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे ओम ऐसे करते हैं, सुनो, जैसे यहाँ पे लिखो सुनो, ठीक है, इस तरीके से। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक, मैंने लिख दिया एक मात्रिक। दीर्घ स्वरों को 2 मात्रिक या 2 मात्रिक, यहाँ पे मैंने 2 मात्रिक लिख दिया, ठीक है। और प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक, तो प्लुत स्वर होते हैं इन्हें त्रिमात्रिक कहते हैं। और एक चीज और, व्यंजन वर्णों की मात्रा कितनी होती है, आधी मात्रा होती है व्यंजन वर्णों की। क्यों, क्योंकि व्यंजन वर्ण आधा ही होता है, शुद्ध व्यंजन वर्ण होगा वो आधा होगा। जैसे का, ये पूरा व्यंजन नहीं है, का में तो अभी का धन आ, ये इस तरीके से मिलकर बना। अगर पूरा व्यंजन शुद्ध व्यंजन लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, का। पा लिखना हो तो पा। अब हम हल पढ़ लेते हैं। हल को हम व्यंजन कहते हैं, स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। हमने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हल को व्यंजन कहते हैं, ऐसे आ सकता है। व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, हल भी कहा जाता है। ये परिभाषा जिस तरीके से स्वरों की थी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, उसी तरीके से व्यंजन किया। अनुवागो भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिनके उच्चारण हेतु हमें किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजनों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते और इनके उच्चारण हेतु हमें अन्य वर्डों की आवश्यकता पड़ती है। किनकी, स्वरों की। अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना ना हो सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे व्यंजन ये का है,
और आ मिला देंगे तो ये इस तरीके से का बन जाएगा। जैसे गा गमला हमने लिखा तो गा गमला को तोड़ेंगे तो गा के नीचे हलंत लगा दिया, अब ये गा स्वर रहित हो गया और ये स्वर छोटा आ गया। चा चम्मच, ऐसा मत समझना अकेला चा, चा चम्मच में एक तो चा है, अब हमने स्वर निकाल दिया तो आ इधर आ गया, ये स्वर लगा निकालने का हलंत लगा दिया। जैसे खा खरगोश है तो खा खरगोश यहाँ पे लिख दिया, अब हमने हलंत लगा दिया, मतलब इसमें से जो स्वर होगा वो निकल जाएगा, यहाँ पे आ लगा दिया। यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं पा पतंग, तो इसमें क्या होगा पा, अब हमने इसमें से स्वर निकाल दिया, अब बड़ा आ आएगा, क्यों, क्योंकि ये आ की मात्रा है तो बड़ा आ। व्यंजन चार्ध मात्रकम, मतलब व्यंजन अर्ध मात्रकम, मतलब व्यंजन कैसे होते हैं, अर्ध मात्रा के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है व्यंजन अर्ध मात्रक कहलाते हैं। व्यंजन अर्थात व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे आपने देखा पुरानी चौपटिया तो उसमें इस तरीके से लिखी होती थी वर्णमाला का चा टा ता पा, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रक वर्ण भी कहा जाता है। अर्धमात्रक किन्हें कहा गया, व्यंजन वर्णों को। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, किसी हल प्रत्याहार में, अतः इन्हें हल भी कहा जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, हल कहते हैं। और एक चीज और, प्रत्याहार हम आपको पढ़ाएंगे, वहां से हर हाल में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और ये जो वर्णमाला पढ़ा रहे हैं यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। बहुत मन से पढ़िए, जब पेपर देके आप निकलेंगे तो आप देखेंगे यही विषय वस्तु जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कंठस्थ करा रहे हैं, यही आपको बिल्कुल सेम एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेगी। क्योंकि इतना टफ पेपर आता नहीं है, मुझे पता, मैंने 11 बार टेट के सभी एग्जाम्स को निकाला, 127 का स्कोर किया, तो इतना तो पता क्या आता, इतना कठिन नहीं आता जितना आपको कोचिंग वाले बता देते हैं। और हाँ, अगर 8 से 10 दिन भी बचे हुए हैं, हिम्मत बिल्कुल मत हारना, बिल्कुल पढ़ते रहिए, कमरा बंद करके पढ़ते रहो। और प्रीवियस ईयर ले आओ, 100 क्वेश्चन एक एक दिन में लगा दो, पढ़ते रहो। क्योंकि इंसान जो हिम्मत ठान लेता उसके आगे सभी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये अंत समय ऐसे में आपको ये लग रहा होगा कि हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत हारना। आप पेपर देने जाओ, मन से देने जाना। और बहुत, मुझे देखो मेरा काम पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा मोटिवेटेड करना भी है, तो मैं आपको वो भी करता रहूंगा। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो 15 से 16 घंटे आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरीके से आप लोगों का यूपी टेट का एग्जाम अच्छा हो जाए, बस ऐसे समझ लो। जब एग्जाम दे के आप लोग आओगे तो इसी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल वही चीजें आई जो हमने पढ़ाया। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब पूरा कमेंट सेक्शन भरा होगा। अभी तो मान लो कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन जब पेपर से निकलोगे तो जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सभी लोग कॉमेंट में सब अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, उसी दिन का इंतजार है। चलिए, तो व्यंजनों के प्रकार हम देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लिया हमने, व्यंजनों को हल कहा जाता है। और कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं, जो कि हयवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में। टोटल 14 आपके प्रत्याहार सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। उनमें शुरू के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं इनमें स्वर होते हैं, जबकि अंत के जो 10 है इनमें व्यंजन है। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, आई ओड रिलक ए योंग एयोच हैवरट लड यमंगर्णम जबऊ गणदेश जब गणदेश कपचट चटब कप है सस्सर हल। इस तरीके से हमें याद है और इसी तरीके से हम आपको हाथों पे याद करा देंगे दोस्तों। आई ओड रिलक ए योंग एयोच हैवरट लड यमंगर्णम जबऊ गणदेश जब गणदेश कपचट चटब कप है सस्सर हल, इस तरीके से। तो हैवरट सूत्र जो है 5वां, यहाँ से लेकर जो 14वां हल सूत्र लास्ट वाला यहाँ तक व्यंजन वर्ण है। व्यंजनों के प्रकार क्या है, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्वर भी 3 प्रकार के ही होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसी तरीके से व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बाकी चौथा जो प्रकार है ये संयुक्त व्यंजन है। चूंकि ये माहेश्वर सूत्रों में नहीं है इसलिए इसे नहीं मानते, इसलिए 3 ही माना जाता है। 3 प्रकार हैं व्यंजन के। बाकी ये आपके संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, छा छत्रिय त्रा त्रिशूल ज्ञानी सरश्रमिक। अब हम पहले व्यंजनों का जो पहला भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इनको बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं हम, क्योंकि हिंदी में भी यहाँ से हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इनका उच्चारण करते समय, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। और ये का से लेकर मा तक होते हैं। क्या से मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्पर्श करते समय मुख के विभिन्न भाग स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। अब ये देख लो, प्रथम ये का से मा तक हमने लिख दिया, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गागड़ी, अंजा खाली, चा चम्मच, चा छाता, जा जा, जा जाना, वा खाली, टा टमाटर, ठा टटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन, अड़ा खाली, ता तरबूज, था थन, दादवा, दादनुष, नानल, पा पतंग, फापल, बा बगरी, भा बालू, मा मच्छी। ये 25 हो गए, हर एक में 5 होंगे। देखो 5, 5, 10, 15, 20, 25। ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है, ये तृतीय वर्ग है, ये चतुर्थ वर्ग है, ये पंचम वर्ग है। ठीक है, संधि में इनकी जरूरत पड़ेगी जब कहेंगे प्रथम वर्ग का मेल चतुर्थ वर्ग के होने से ये बन जाता है, तो इनकी जरूरत पड़ेगी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग, ऐसे याद कर लो। और यहाँ से प्रथम वर्ग जो है ये पूरा
का खा गा गा इंजा ये कंठ से उच्चरित होगा, जबकि चाचा ज्यादा हुआ ये तालु से होगा, ये टाठा डाड़ा अड़ा ये वर्ग होता, ये मूर्धा से होगा, ये दंत से सारे वर्ड होंगे, ये ओष्ठ से होंगे। आप इनको याद कर लेना, के टी एम डी के टी एम दो। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ से ये पांचों वर्ण होंगे, तालु से ये इन पांचों वर्णों का उच्चारण होगा, मूर्धा से इन पांचों वर्णों का उच्चारण होगा, दंत से ये पांचों वर्ण उच्चरित होंगे, जबकि ओष्ठ से ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मूर्धा से उच्चरित होने वाला तृतीय वर्ग कौन सा? तो मूर्धा से उच्चरित होने वाला तृतीय वर्ण जो है ये इंजा है, टटमटा ठठरे डाडलिया, सॉरी डाडलिया है, ये डाडलिया। इसी तरीके से पूछा जाएगा। बाकी हम इसको रिपीट भी करते रहेंगे। जैसे पूछा जाएगा द्वितीय जो छा छाता है ये कहाँ से उच्चरित होता है? तो ये तालु से होता है, क्योंकि देखो छा छाता तालु में आ रहा है। जैसे पूछा जाएगा बाबालू कहाँ से उच्चरित होता है? तो बाबालू ओष्ठ से उच्चरित होता है, इस लाइन में आएगा। और प्रथम वर्ग ये, द्वितीय वर्ग ये, तृतीय वर्ग ये, चतुर्थ पंचम वर्ग। और कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा? का खा गा गा इंजा, चा छा ज्यादा वहाँ का तालु से। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम जब 20 क्लासेज लेंगे, 20 क्लासेज में कंप्लीट आपको संस्कृत कराएंगे, वहाँ कई बार इसको रिपीट कराएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसलिए। अब हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये लिखा है एड़ोंत स्था, मतलब एड़ प्रत्याहार में स्थित है। तो एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वा राले अंतस्थ व्यंजन कितने होते? 4। कौन से? या बा राले, या यक बा वक रारत लालडू, ये 4 अंतस्थ वर्ड होते हैं। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यवरल के ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण अंदर से होता है, तो इन्हें अंतस्थ वर्ड कहा जाता है या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हम उस व्यंजन को देखेंगे, ये भी 4 ही होते हैं। तो सल प्रत्याहार, ये लिखा सल ऊष्मड़ा, मतलब सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये 4 वर्ड हैं। सा ये सपेरा वाला नहीं, ये घुंडी वाला सा बोलते हैं इसको, घुंडी वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा, और हाहल, इसको शरीफा भी बोलते हैं। तो सा हा, ये जो 4 वर्ड हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से? 4। तो क्योंकि इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है हम बता देते हैं। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्म वर्ड कहा जाता है, ऊष्मा निकलेगी। आप हाथ लगा के देखना मुंह से और सा बोलना, हा बोलना, ऐसा लगेगा गर्म वायु आई। और अंतस्थ या बा राला, इनमें से कोई वर्ड अगर हम बोलेंगे तो अंदर से ध्वनि उत्पन्न होगी, इसलिए अंतस्थ बोलते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर किसी ने कोर्स नहीं दिया होगा तो उनके पास PDF नहीं जाएगी, इसलिए आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार आपके यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, और मैं हर हालत से, हर तरीके से आपके साथ हूँ। कोई भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, डेफिनेटली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूँ। जबकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, फिर भी आपके लिए ऑनलाइन रूप से इतना टाइम तो जरूर निकाल देंगे कि ये 4 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे करा देंगे, संस्कृत, EVS, हिंदी और CDP। इसलिए भरोसा करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये अपनी फैमिली समझिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, सिर्फ लाइक, क्योंकि यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना तो कॉमेंट में पूछ सकते हो। बाकी एक यही हम कहेंगे कि आपको अंतिम दिन जो बचे हैं 10 से 15 दिन, इनमें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा आप पास कर लोगे, लेकिन मैं कहूँगा आप पास कर लोगे। क्यों कर लोगे? आप इस टाइम 10 से 15 दिन सब कुछ भूल जाओ। ऐसे समझ लो कोई फंक्शन आपको अटेंड नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं, बस कमरे की कुंडी लगा लो और बैठ जाओ। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो देखो, आप 4 से 5 महीने से यूपी टेट पढ़ रहे हो, लेकिन आप आज इस स्थिति पे हो कि आपको ऐसा लग रहा है आप फेल हो जाओगे। तो आप 15 दिन में कैसे पास करोगे? मैं बताता हूं क्यों फेल होने की स्थिति है आपकी और कैसे पास करोगे। क्योंकि आपने हर जगह से पढ़ने की कोशिश किया। कोई भी थंबनेल देख लिया तो उसको देखने लगे, कोई लाइव क्लास उसको देखने लगे, किसी ने भेज दिया इसे पढ़ लो, यहाँ से आ जाएगा तो उसे देखने लगे। इसी के कारण आप इस स्थिति में आज पहुंच गए हो कि आपको लगता ही नहीं हम पास कर जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ 10 से 15 दिन बचे हैं, तो आपको करना क्या है। एक आप यूथ पब्लिकेशन का, देखो कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं है यूथ का, तो यूथ पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ। प्रीवियस ईयर की आती है 140 से 150 रुपए की मिलेगी, ले आओ। उसमें 10 यूपी टेट के पेपर है प्रीवियस ईयर। तो 10 यूपी टेट के पेपर में आपके हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 1500 क्वेश्चन तो ये हो गए। और इसके साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ से कम आपके 3000 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से बन जाएंगे। तो 1500 और 3000 अगर हम देखे जाएं तो 4500 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाते हैं।
यकीन मानो आप इस यूथ को बार बार पढ़ते रहना, एंड का टाइम है। और जो ये 4500 क्वेश्चन करोगे, यहीं से आपके यूपी टेट में 82 या 90 नंबर जो चाहिए वो आ जाएंगे बस। और इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा समय और है, कोई कंटेंट अगर आपके पास विषय वस्तु नहीं है, आपने नोट्स अच्छे नहीं बना पाए, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हमने नहीं किया, तो ये सारे नोट्स हम आपको दे सकते हैं। कंप्लीट पर्यावरण है, कंप्लीट सीडीपी है, और ये हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो, कंप्लीट सीडीपी का भी ये भी है। तो ये सारे दे देंगे। आप करना क्या, बार बार इसी को रिपीट करना, कोई भी नया सिलेबस नहीं उठाना, कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी, बार बार इनको रिपीट करना, बार बार एक नोट्स को कम से कम 10 बार पढ़ डालो और आपका यूपी टेट हो जाएगा। बस यही सक्सेस का की है, जो कि कोचिंग वाले आपको बताएंगे नहीं। वो कहेंगे ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, अरे इतना नहीं पढ़ना होता है दोस्त। बस हर एक चीज़ पढ़ो, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ लो, फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे। और देखो, ज़्यादा हमारा प्राइस है नहीं, मात्र 200 रुपये है। तो ये मत सोचना सस्ता इसलिए कंटेंट अच्छा नहीं होगा। देखो कंटेंट बहुत अच्छा, हम यहाँ पे जो क्लासेस लेके आएंगे, इसी से आपको पता चल रहा होगा मेरे पढ़ाने की शैली ऐसी है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। तो आपको हम सभी चारों विषय की तो दे ही देंगे, यहीं से पढ़ते रहना। और एक यूथ का प्रीवियस ईयर ले आना, उसको बार बार रिवाइज करते रहना, प्रीवियस ईयर पेपर। और इसके अलावा ये हम दे देंगे 4-5 चीज़ें, इसको ही पढ़ पा लो, इसको ही पढ़ लो 10 से 15 दिन, और आप विश्वास नहीं मानोगे, आपका जो रिजल्ट होगा, अगर आपने इतना कंज्यूम कर लिया तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, और वो भी बहुत अच्छे नंबर से, 100+ नंबर भी आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जैसे ही आए जरूर देखना, सब लोगों तक शेयर भी करना। तो ये संस्कृत है, कुछ इस तरीके से संस्कृत हम चला रहे हैं। बाकी जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और पेपर देने जब जाएंगे तो एकदम आत्मविश्वास के साथ जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा और ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए आज यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो को तैयार करने में हम लग जाते हैं। धन्यवाद।